हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। आज है 7 दिसंबर और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पेपर 1 की तैयारी करते हैं। पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सेशंस आपके एग्जामिनेशन तक और उसके बाद भी चलेंगे, तो डेली इन सेशंस को अटेंड करिए। हमारा ये सेशन मंडे टू सैटरडे चलता है। आज सैटरडे है तो आज ये सेशन होगा, कल नहीं होगा, है ना। तो संडे एक ऑफ रहता है। 7 दिसंबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को और लोगों तक रेकमेंड करता है। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी थोड़ी और बड़ी बनती है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी छात्र ज्ञान को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यानी शिक्षक केंद्रित सामग्री की प्रस्तुति। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। और चौथा ऑप्शन है प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंसेस न्यू लर्निंग, यानी पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित करता है। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर मैं एक एक ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, और यहां पर बात हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन, है ना। तो नॉट पूछ रहा है, जो नहीं अलाइन होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग से। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को वो खुद से ही निर्मित करते हैं सक्रिय होकर। तो ये करेक्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये नॉट पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लर्नर्स खुद के अंडरस्टैंडिंग को प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे क्रिएट करते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच की करेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए यहाँ नॉट पूछा है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा। टीचर सेंटर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट, शिक्षक केंद्रित सामग्री की प्रस्तुति, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता है, बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण से। क्योंकि टीचर सेंटर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट अगर होगा, जहाँ टीचर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस होगा, तो ये जो है ना लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर इसका फोकस है, जहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, कंटेंट डिलीवर करने के लिए बस वो यूज में आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का एक्टिव रोल नहीं होता, ना ही वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डज नॉट अलाइन पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो अगर अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से हो रहा है तो वो जो है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग अप्रोच का ही एक करेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नॉट पूछा है। और प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंसेस न्यू लर्निंग, यानी अगर हमारा पूर्व ज्ञान नए लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच का ही कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए ये बिल्कुल फाउंडेशनल है कि नए नॉलेज जो है ना, ये हम बिल्ड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, इट इज़ बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। हमारा जो पहले से जो हमारा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो हमारा फंक्शन बना हुआ है, उसके ऊपर हम बिल्ड अपॉन करते हैं। तो डी तो सही होगा, लेकिन डज नॉट पूछा, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है इट शुड बी टेस्टेबल, या परीक्षण योग्य होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इट शुड बी वेग फ्रॉम ब्रॉडर एनालिसिस, यानी व्यापक विश्लेषण के लिए अस्पष्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी मौजूदा ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इट शुड प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर रिसर्च, यानी यह अनुसंधान के लिए दिशा प्रदान करनी चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा एक रिक्वायरमेंट नहीं है एक अच्छे हाइपोथेसिस या एक अच्छी परिकल्पना की। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर पहले ऑप्शन को देख, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर डिस्कस करते हैं हम एक एक ऑप्शन। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो कह रहा है इट शुड बी टेस्टेबल। ये एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है। एक हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो कि जिसे हम टेस्ट कर सकें, वो टेस्टेबल हो। ऐसा ना हो कि उसका टेस्टिंग ही अपना कर पाओ। परिकल्पना होता क्या है कि स्टेटमेंट होता है जो आपने दे दिया और फिर उसके ऊपर टेस्ट करके या तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो या तो आप उसको रिजेक्ट करते हो, है ना। तो अगर हाइपोथेसिस सही हुई तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट इसी तरीके से किया जाता है कि इसको एम्पिरिकली टेस्ट कर सको आप, है ना, यानी अनुभवजन्य तरीके से इसकी टेस्टिंग आप कर सको।
तो ये तो इसका एक रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ नॉट पूछा है, नहीं पूछा, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। इट शुड बी वेग फ्रॉम ब्रॉडर एनालिसिस, या व्यापक विश्लेषण के अस्पष्ट होना चाहिए। देखिए, हमेशा जो भी हाइपोथेसिस दोगे वो बिल्कुल ही क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगा और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ रिक्वायरमेंट पूछा है ना। तो वेगनेस जो है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लैरिटी जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए चाहिए उसको। एक बढ़िया हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेसिस कौन सा होना चाहिए? जो स्पेसिफिक हो, जो फोकस्ड हो, है ना। तो ये एक अच्छा हाइपोथेसिस माना जाता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। वेग कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, या मौजूदा ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए, ये हाइपोथेसिस के लिए सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए गलत है, कि क्योंकि इसमें नॉट पूछा है ना। हाइपोथेसिस को आपको मालूम है कि भाई ये टिपिकली प्रायर रिसर्च से ही डेराइव हम करते हैं, थ्योरीज या ऑब्जर्वेशन जो पहले हो चुके हैं उससे हम डिराइव करते हैं, इसलिए ये तो सही होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा। और इट शुड प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर रिसर्च, ये भी सही है हाइपोथेसिस के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट अ रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, इसलिए इसके लिए सही नहीं है। देखिए, हाइपोथेसिस हमेशा जो है ना, एक गाइड के तौर पे काम करता है। जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, वो समुद्र में आने जाने वाले जो जहाज होते हैं उनको रास्ता दिखाता है, वैसे ही एक लाइट हाउस है जो हाइपोथेसिस है, ये रिसर्चर को रास्ता दिखाता है, भटकने नहीं देता है, बिल्कुल जो है जो रिसर्च वो करना चाहते हैं उससे ही वो जुड़े रहें। तो ये एसेंशियल हाइपोथेसिस के लिए, तो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क के तौर पे काम करे रिसर्च इंक्वायरीज के लिए, और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट पूछा है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, चारों ऑप्शन हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, और अगर आपके ये को इन सेशंस में इन क्वेश्चंस को करते हुए काफ़ी अच्छा लगता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली इन सेशंस को अटेंड किया करिए। तीसरा प्रश्न कम्युनिकेशन से, शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, नॉइज को कैसे हम जानते हैं, है ना। सबसे पहला है डिस्टॉर्शन इन द फिजिकल चैनल, भौतिक चैनल में विकृति। दूसरा है मिस इंटरप्रिटेशन बाय द रिसीवर, प्राप्तकर्ता द्वारा गलत व्याख्या। तीसरा है फेल्योर इन एनकोडिंग द मैसेज, यानी संदेश को एनकोड करने में विफलता। या फिर कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, संचार में सांस्कृतिक बाधाएं। बताइए, इनमें से शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज को कैसे समझा जाता है? देखिए, अगर हम बात करें शैनन वीवर मॉडल में, तो शैनन वीवर मॉडल पर्टिकुलरली अगर इसके बारे में हम बात करें, तो डिस्टॉर्शन इन द फिजिकल चैनल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आप भेज रहे हैं किसी मीडियम से संदेश को, और उस संदेश में अगर कोई त्रुटि हो जाए, मतलब उसमें संदेश में त्रुटि नहीं, बल्कि उसको भेजते समय कोई उस चैनल में, उस फिजिकल चैनल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो शैनन वीवर मॉडल इसके बारे में बात करता है। नॉइज जो है वो एक इंटरफेरेंस हम इसको मानते हैं ट्रांसमिशन चैनल में, और ये स्टैटिक या सिग्नल इशूज हो सकता है, स्टैटिक या एक सिग्नल इशू हो सकता है ना। इसको हम नॉइज कहते हैं, और यही शैनन वीवर मॉडल में इसको हाईलाइट किया जाता है। तो ए ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। मिस इंटरप्रिटेशन बाय द रिसीवर, अगर ये किया जाए तो ये नॉइज नहीं है, बल्कि ये एक सिमेंटिक बैरियर जिसे हम कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर मैंने आपको बताया था कि गलत तरीके से अगर उसका मीनिंग निकाल लिया जाए किसी चीज़ का, इसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, है ना। यानी उसमें उसके मीनिंग मेकिंग में कोई गलती हो जाए तो। तीसरा ऑप्शन है फेल्योर इन एनकोडिंग द मैसेज, अगर मैसेज को एनकोड करते समय ही फेल्योर हो जाए, तो ये फ्रेम करते समय आप फेल्योर करते हो, ये नॉइज नहीं होता है। और कल्चरल बैरियर इन कम्युनिकेशन, ये कल्चरल फैक्टर है ना, ये जो कि मीनिंग को अफेक्ट करता है। और जो ओरिजिनल मॉडल यानी शैनन वीवर मॉडल जिसके बारे में बात किया गया था, वो टेक्निकल डिसरप्शन के बारे में बात किया गया था, है ना, कि तकनीकी कोई दिक्कत आ जाए या कुछ कुछ उस फिजिकल चैनल में दिक्कत आ जाए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक प्रश्न है। पहला जो इसका सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तीसरा ऑप्शन है आर्म्स ट्रेड रेगुलेशन, हथियार व्यापार व्यापार नियमन। या फिर चौथा ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आप आसानी से नीचे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, आर्म्स ट्रेड रेगुलेशन। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो इसमें आर्म्स ट्रेड कहाँ से आ गया, हथियार का व्यापार का नियम कहाँ से आ जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस होता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कितना होता है बताइए? आपको मैंने बताया हुआ था कल, 4, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोल नंबर 4 डिस्कस करता है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन के बारे में, है ना। समावेशी शिक्षा हो, और
इक्विटेबल एजुकेशन मिले, यानी कि सबको बराबर समान रूप से शिक्षा का अवसर मिले। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है ना, ये किस गोल में बताइए इसके बारे में डिस्कस किया जाता है? गोल नंबर 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये क्लीन वाटर के एक्सेस को जोर डालता है, सैनिटेशन सबके लिए मौजूद हो उसके बारे में बात करता है। वही बात करेगा हम क्लाइमेट एक्शन की, तो SDG 13 नंबर जो है ये बात करता है कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में, कैसे हम क्लाइमेट चेंज का सामना करें, कैसे उसको कॉम्बैट करें। आर्म्स ट्रेड रेगुलेशन का कोई SDG से मतलब नहीं है ना। SDG फोकस करता है ह्यूमन और इन्वायरमेंटल वेलबींग पे, मिलिट्री रेगुलेशन पे फोकस नहीं करता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। तो सॉरी, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली को अपनाने वाला था? पहला ऑप्शन है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है JNU या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है BHU एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट जो जिसने अडॉप्ट किया क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम को, तो वो आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले आपको अगर मालूम है तो आप दे दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इन्होंने ही पहली बार इंप्लीमेंट किया था क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम को एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, है ना, लचीलापन लाने के लिए, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी यूनिवर्सिटी जो है ना वो धीरे धीरे करके वो लाए थे, लेकिन सबसे पहला जो था वो था JNU। ओके, now बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। ICT का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर इन नेटवर्क। नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है एलोकेटिंग बैंडविड्थ टू कनेक्टेड डिवाइसेस, जुड़े हुए उपकरणों को बैंडविड्थ आवंटित करना। दूसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स, यानी डेटा पैकेट्स के लिए सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करना। तीसरा ऑप्शन है एनक्रिप्टिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, संचरण के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना। या फिर चौथा ऑप्शन है बैकअप डेटा को संग्रहित करना, स्टोरिंग बैकअप डेटा। बताइए इनमें से कौन सा मुख्य फंक्शन या प्राथमिक कार्य हम कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन राउटर का होता है एक नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेंशन कर दीजिए, और हर एक क्वेश्चन के लिए ये किया करिए, नीचे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। जो भी आपका फीडबैक है वो भी जरूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए तो वो भी जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करें, पहला है एलोकेटिंग बैंडविड्थ टू कनेक्टेड डिवाइसेस। तो राउटर का काम बैंडविड्थ एलोकेट करना नहीं होता है, बैंडविड्थ एलोकेशन जो है ना ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जिसे हम QoS कहते हैं इसका काम होता है ना। इसके मैकेनिज्म के द्वारा इसको किया जाता है, राउटर के द्वारा नहीं किया जाता है, इसको हम QoS मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये होता है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करता है राउटर, नाम से ही समझ में आता है। रूट, आप कहते हैं ना कौन सा रूट सही रहेगा वहाँ जाने के लिए, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, कहते हो कौन सा रूट सही रहेगा दिल्ली जाने के लिए, है ना। यानी कि आप सबसे बेस्ट रास्ता चुनना चाहते हो जहाँ पे जैम कम हो, जहाँ पे आपका टाइम कम लगे, है ना। वही सेम चीज़ ये करता है राउटर, है ना। ये बेस्ट पाथ डेटा पैकेट्स के लिए, पाथ क्या होता है रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करता है डेटा पैकेट्स के लिए। ये एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जैसे आप एनालाइज करते हो रोड पे जाते हुए कि ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, कम वाले से आप जाओगे, वैसे ही ये नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करता है, डिटरमाइन करता है कि ऑप्टिमल रूट क्या रहेगा। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए सही रूट क्या रहेगा एक जगह पे पहुंचने के लिए, वैसे ये भी करता है एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन के लिए, है ना, कि डेटा को कैसे एफिशिएंटली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। तो ये हो जाएगा बी, राउटर का यही काम होता है। आई होप कि ये आसान तरीके से जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये समझ में आता हो आपको। सी ऑप्शन है एनक्रिप्टिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखिए, एनक्रिप्शन हैंडल होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जैसे SSL का नाम आपने सुना होगा, इसके द्वारा एनक्रिप्शन वाला काम होता है, वो ये नहीं करता है, राउटर नहीं करता है। और बैकअप डेटा को स्टोर करना है, ये तो डेटा स्टोरेज का काम है, सर्वर मैनेज करते हैं इसको, राउटर नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इंडियन और वेस्टर्न लॉजिक के ये कुछ प्रश्न अब हमारे सामने आएंगे। पहला तो इंडियन लॉजिक का ही है, विच न्याय सूत्र प्रिंसिपल इज क्लोजेस्ट टू द साइंटिफिक मेथड इन मॉडर्न रिसर्च। कौन सा न्याय सूत्र सिद्धांत आधुनिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के सबसे निकट है? पहला है
प्रत्यक्ष परसेप्शन, दूसरा है अनुमान इन्फरेंस, तीसरा है उपमान कंपैरिजन और चौथा ऑप्शन है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। आप बताइए इनमें से कौन सा सबसे क्लोज है साइंटिफिक मेथड के। बहुत ही एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और एक ब्लेंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए अगर प्रत्यक्ष के बारे में बात करें तो ये सेंसरी एक्सपीरियंस से आप लेते हैं, है ना, तो फाउंडेशनल है, लेकिन साइंटिफिक इंक्वायरी आप इसका नहीं कर सकते हो, तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनुमान की, इन्फ्रेंस की। तो अनुमान आप कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आप लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव करते हैं ना, लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव करते हैं ऑब्जर्वेशन से। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप कंक्लूजन डिराइव करते हैं। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज जस्ट लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन साइंटिफिक मेथड। जैसे आप वहाँ पर परिकल्पना का के ऊपर जो है आप टेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर साइंटिफिक मेथड में जैसे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, परिकल्पना परीक्षण करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो लॉजिक है वो ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो आपने ऑब्जर्व किया है। तो ये सबसे निकट है, सबसे नज़दीक है साइंटिफिक मेथड के अनुमान। उपमान कंपैरिजन अगेन ये एनालॉजिकल रीजनिंग तक लिमिटेड होता है और इसका रिगरस एम्पेरिकल मेथड्स में यूज़ नहीं हो सकता, मॉडर्न साइंस में ये भी नहीं होगा। वर्बल टेस्टिमनी में आप जो है लिटरेचर रिव्यू जैसे करते हैं उसी टाइप का होता है, लेकिन ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स पे रिलाई करता है। तो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक मेथड जो होता है ना, उसके ये जस्ट कॉन्ट्रास्ट में होता है, यानी उसके उलट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आप इसमें वर्बल टेस्टिमनी में किसी को बात को मान लेते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब तक आप टेस्ट करोगे तब तक नहीं मानोगे, है ना। तो आपको टेस्ट करने के बाद मानते हो, तो इसलिए बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम का उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने कई बार आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पहले भी बताया हुआ है। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा जो है वो सही उत्तर होगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? पहला है ऑप्शन एनालिसिस या विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है सिंथेसिस या संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है क्रिएशन या सृजन। बताइए। तो देखिए अगर आपको पहले से पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इनका नाम था बेंजामिन ब्लूम और ये इन्होंने दिया था 1956 में, उसी साल जिस साल यूजीसी इस्टेब्लिश हुआ था। आप ऐसे लिंक करके याद रखेंगे चीज़ों को तो भूलेंगे नहीं। इसको रिवाइज किया गया 2001 में, 2001 में, और ये एक हायरार्कियल मॉडल है, एक हायरार्की बेस्ड मॉडल है, या हायरार्कियल मॉडल है ना। इसको यूज़ किया जाता है एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी के आधार पर। तो ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी हम अगर बात करें तो इसमें 3 डोमेन में डिवाइडेड था। पहला डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा डोमेन था अफेक्टिव डोमेन और तीसरा डोमेन था साइकोमोटर डोमेन, है ना। अब अगर हम रिवाइज टैक्सोनॉमी में देखें तो वहाँ पर पहले हम नाउन यूज करते थे, लेकिन अब वर्ब्स यूज करते हैं, है ना। तो पहले नाउन बेस्ड था लेकिन अब वर्ब बेस्ड हो गया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो जो अभी हमने देखा कि इन चारों में से सबसे हाईएस्ट लेवल, अगर हम कॉग्निटिव हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग के हिसाब से देखें तो इनमें से कौन होगा। तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दे दिया हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का नीचे कमेंट सेक्शन में। पहला है एनालिसिस। देखिए एनालिसिस जो है, सबसे पहले तो आपको मैं एक नीचे से ऊपर की तरफ लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हायरार्की है क्या इसमें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन, है ना। क्यों होगा इवैल्यूएशन और क्यों नहीं क्रिएशन होगा, ये आप पूछ सकते हैं। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डायरेक्ट बोल दिया है ना, और अपडेटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या तो बोल दिया होता है या फिर ये क्रिएशन वाला पॉइंट जो है ना ये क्रिएटिंग होता है, आईएनजी लगा हुआ होता है। तो अगर ये होता तब, है ना। इवैल्यूएशन ओल्ड वाले के हिसाब से सबसे ऊपर था और सिंथेसिस उसके पहले आता था, है ना। तो उस हिसाब से हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यांकन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और यही अगर नए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से पूछता तो यहाँ पर क्रिएटिंग हो जाता, आईएनजी लगा होता और वो हम सही उत्तर करते इसका, है ना। तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इवैल्यूएशन। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगुलेशन इन रिसर्च रेफर्स टू। बताइए
अनुसंधान में त्रिकोणीयकरण की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण के लिए 3 अलग-अलग चरों का उपयोग करना यूजिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस। दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉइंग मल्टीपल मेथोडोलॉजी टू वैलिडेट रिजल्ट, यानी परिणामों को मान्य करने के लिए विभिन्न विधियों को अपनाना। तीसरा ऑप्शन है 3 अलग-अलग डेटा सेट की तुलना करना, कंपेयरिंग 3 सेपरेट डेटा सेट। या फिर चौथा ऑप्शन है गुणात्मक डेटा को सैद्धांतिक मॉडल के साथ संरेखित करना, अलाइनिंग क्वालिटेटिव डेटा विद थ्योरेटिकल मॉडल्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रायंगुलेशन के लिए, ट्रायंगुलेशन किसे कहते हैं आप बता दीजिए, इनमें ट्रायंगुलेशन के लिए कौन सा सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ इसका सही उत्तर। देखिए अगर हम ए ऑप्शन देखें यूजिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल फॉर एनालिसिस, तो ये गलत है। ट्रायंगुलेशन जो है ना, जरूरी नहीं है कि 3 यूज करेगा, इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, लेकिन ये डाइवर्स अप्रोच इंटीग्रेट करता है ना। इसमें ज़रूरी नहीं कि 3 ही वेरिएबल को इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना? उसमें अधिक भी हो सकता है ना? 3 से अधिक भी हो सकते हैं, बस ज़रूरी नहीं ये 3 है, ट्रायंगुलेशन है तो 3 ही होगा, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। एम्प्लॉइंग मल्टीपल मेथोडोलॉजी टू वैलिडेट रिजल्ट, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम अलग-अलग जो है मेथोडोलॉजी, अलग-अलग विधियों को अपनाते हैं वैलिडेट करने के लिए, रिजल्ट को, परिणामों को मान्य करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंपेयरिंग 3 सेपरेट डेटा सेट, ये भी नहीं होगा ट्रायंगुलेशन के लिए, ये भी नहीं सही उत्तर है ना? 3 सेपरेट डेटा सेट को कंपेयर करना नहीं। और अलाइनिंग क्वालिटेटिव डेटा विद थ्योरेटिकल मॉडल्स, ये तो एक सबसेट है ट्रायंगुलेशन का, सबसेट ऑफ ट्रायंगुलेशन इसको हम कहते हैं। आप क्वालिटेटिव डेटा को अलाइन करते हो थ्योरेटिकल मॉडल से, ये सबसेट है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट को यही दर्शा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट जो इसके लिए होगा वो होगा बी ऑप्शन, एम्प्लॉइंग मल्टीपल मेथोडोलॉजी टू वैलिडेट रिजल्ट। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था। और फिर आ गया हमारे पास 10th क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ओशन एसिडिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी गैस महासागर अम्लीकरण में सबसे अधिक योगदान करती है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ओशन एसिडिफिकेशन कह रहा है, याद रखिएगा। तो इसमें मीथेन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ओशन एसिडिफिकेशन के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिसॉल्व हो जाता है सी वाटर में और इससे कार्बोनिक एसिड बनता है, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। और इससे जो ओशन का पीएच लेवल है वो कम होता है, लोअर होता है, वो एसिडिक होता है ना? तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर देखें तो ये एसिड रेन का कारण बनता है और ये ओशन एसिडिफिकेशन के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एसिड रेन के लिए जरूर है, तो इसलिए ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर नहीं होगा। और ये एसिड रेन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड अगेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका मिनिमल इफेक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन पे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये मिल जाता है सी वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बना देता है, जिससे पीएच लेवल कम हो जाता है पानी का और एसिडिक हो जाता है जो सी वाटर है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये प्रश्न उत्तर का श्रृंखला जो है यही, तो इसी के साथ आज का ये हमारा प्रश्न उत्तर श्रृंखला यही समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ आप आज कुछ नया सीख के यहाँ से जा रहे होंगे। डेली जुड़ा करिए हमारे इन सेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप पुराने सेशंस नहीं देखें तो पुराने सेशंस भी देखिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, एक फोकस ग्रुप बना हुआ है प्रतीक सर डाउट ग्रुप करके, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा। जरूर वापस आके चेक किया करिए लिंक को और उस लिंक से ज्वाइन किया करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ मंडे को। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।